नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मसूरी में राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरनगर गोलीकांड शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। मसूरी में मनाया गया महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस। सरकारी कार्यालयों में किया गया ध्वजारोहण। बापू और शास्त्री के योगदान को किया गया याद। देहरादून में ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री और सौर स्वरोजगार योजना को लेकर चर्चा की। कहा 20 से 25 किलोवाट की परियोजनाओं की थी मंजूरी। ऋषिकेश में कृष्णानगर में पकड़ी गई 11 पेटी शराब। जमीन के अंदर छिपाई गई थी शराब। घर में रहने वाला युवक गिरफ्तार। हरिद्वार के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पितृ अमावस्या पर हरिद्वार के हर की पौड़ी पर उमड़ा जनसैलाब। स्नान तर्पण के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं रामपुर तिराहा का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। राज्य आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिनके कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, उन सभी बलिदानियों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और उसी के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, उसमें हमारे रामपुर तिराहा गोलीकांड में जिन्होंने अपनी आहुति दी, उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। उनको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये दिन वास्तव में, जैसा अभी कपिल देव जी कह रहे थे कि ये दिन वास्तव में हमारे लिए बड़ा दुख का दिन होता है। आदरणीय निशंक जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से राज्य आंदोलन के लिए संघर्ष हुआ, और मैं भी बहुत छोटा था उस समय। मैंने देखा कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड हुआ और बहुत ही बर्बरतापूर्वक वहां पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई और 7 लोग वहां पर शहीद हुए। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी का गोलीकांड हुआ और मसूरी के गोलीकांड के बाद रामपुर तिराहा का गोलीकांड हुआ। भाइयों बहनों, पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए चलाए गए इस आंदोलन के दौरान हमारे आंदोलनकारियों को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे नौजवानों को अनेक प्रकार से अत्याचार का सामना करना पड़ा, अत्याचारों को सहना पड़ा। और जो 2 अक्टूबर 1994 का दिन है, ये दिन बहुत ही एक गोलीकांड का काला अध्याय, सबसे क्रूर और गहरा जख्म देने वाला एक अध्याय है। और उत्तराखंड राज्य के लिए, उसकी अस्मिता के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को तत्कालीन शासन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार किए गए थे और जिस प्रकार से यहां पर यातनाएं हुई और जिस प्रकार माताओं बहनों के साथ घोर बर्बरतापूर्वक उनके साथ उस समय अत्याचार हुआ, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब जब हम याद करते हैं तो वास्तव में याद आता है कि उनके लिए कितना कठिन समय था। बस रोकी गई, बस रोकने के बाद किस प्रकार से हर तरीके से एक निम्नतम स्तर पर जाकर उस आंदोलन को दबाने का प्रयास हुआ। 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आंदोलनकारी रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, मैं कोटि कोटि
नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को त्याग दिया और तब जाके हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग सदैव इनके ऋणी रहेंगे। इनके ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य में राज्य आंदोलन को उस समय चलाने में जिन माताओं बहनों ने भी अपना योगदान दिया, उस मातृशक्ति की बदौलत वो आंदोलन अपने निर्णायक संघर्ष तक पहुंचा। उन सभी माताओं बहनों का भी आज के दिन विशेष रूप से मैं स्मरण करना चाहूंगा, जो उस समय के सरकारों के द्वारा जो अत्याचार किया गया, जो आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, वो उन अत्याचारों के आगे झुकने का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। लोग अपनों को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और यही कारण है कि लोग इसके लिए अलग अलग संस्थाओं को लाखों की फीस भी दे रहे हैं, ये सोचकर कि उनके परिजन ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें कई बार उल्टा हो जाता है, जिससे मरीजों की जान जोखिम में चली जाती है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि द नीरज कैंसर फाउंडेशन है, उस पर आरोप लगा है कि उसने इलाज के पैसे तो पूरे लिए, लेकिन बीमारी ठीक नहीं कर पाए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चर्चित मिर्गी रोग विशेषज्ञ कैंसर का इलाज कर रहा है, जिसका खुलासा साधना प्लस न्यूज ने कुछ महीने पहले ही किया था। द नीरज कैंसर फाउंडेशन की तरफ से कैंसर के इलाज का मामला सामने आया। इलाज में मरीज को 200% तक ठीक करने का दावा किया गया था। दरअसल नोएडा निवासी सुमंत राज ने एम्स पुलिस चौकी में तहरीर देकर नीरज कैंसर फाउंडेशन पर अपनी मां का कैंसर का गलत इलाज करने का आरोप लगाया। एम्स पुलिस चौकी में दी गई तहरीर में नोएडा निवासी सुमंत राज ने कहा कि वो अपनी मां उषा देवी का इलाज कराने द नीरज कैंसर फाउंडेशन लाए थे, जहां 10 दिन का इलाज करने और 3 महीने की दवाई लेने के लिए उन्होंने 2,98,000 रुपए द नीरज कैंसर फाउंडेशन को दिए। इसके बाद वहां से छुट्टी लेने के बाद वो अपनी मां उषा देवी को घर ले आए, जहां पहुंचने पर उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके साथ ही सुमंत राज ने ये आरोप लगाया कि द नीरज कैंसर फाउंडेशन में उनकी मां का गलत तरीके से इलाज हुआ है, जिस वजह से उनकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे देखते हुए उन्होंने अपनी मां को दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं द नीरज कैंसर फाउंडेशन ने संपर्क करने पर झूठा दिलासा देते हुए फोन उठाने भी बंद कर दिए। द नीरज कैंसर फाउंडेशन के डॉक्टर और डायरेक्टर गुप्ता के खिलाफ दी गई तहरीर पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। ऋषिकेश के कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने द नीरज कैंसर फाउंडेशन पर लगाए गए आरोपों की जांच करना शुरू कर दिया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर रिपोर्ट बनाकर सीएमओ देहरादून को भेजी जाएगी, जिस पर अग्रिम कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की ओर से होगी। हमारी मम्मी उषा सिंह, जिनको कैंसर 4th स्टेज हुआ था, जिनकी इलाज के लिए हमने मुंबई टाटा मेमोरियल गया हुआ था और वहां पे जाने के बाद डॉक्टर से भी मिला, सारी चीजें हुई, तो इलाज के लिए कीमोथेरेपी के लिए बोला गया। लेकिन उसी बीच हमें संपर्क भी मिला और हमने संपर्क किया नीरज कैंसर फाउंडेशन ऋषिकेश में, और गुप्ता जी ने और उनकी टीम ने मुझे बताया कि आप मम्मी को कीमोथेरेपी मत डलवाइए, आप आ जाइए सीधा हमारे पास और हम आपकी मम्मी को बेहतर जिंदगी देंगे और 8-10 साल की जिंदगी देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आप आइए यहाँ पे। तो फिर हम लोग ने वापस दिल्ली आया, फिर दिल्ली से ऋषिकेश आए। ऋषिकेश आने के बाद यहाँ पे गुप्ता जी से मिले और उनकी टीम से उन्होंने 100% आश्वासन दिया कि आपकी मम्मी हमेशा स्वस्थ रहेगी, आप बस जैसा मैं इलाज करता हूँ मुझे करने दीजिए। तो इलाज के नाम पर उन्होंने 10 दिन का मुझसे 3 लाख रुपया लिया, जो हमने नीरज कैंसर फाउंडेशन के नाम पे अकाउंट नंबर पे 3 लाख रुपया हमने पेमेंट डाला। उनकी सारी हमारे पास डिटेल्स भी है। और जब यहाँ पे इलाज चला तो उन्होंने जब 10 दिन हो गए तो उन्होंने बोला कि आप घर जाइए, 3 महीने की आप दवाई खिलाइए और हर 3 महीना पे आपको आना है और 5 दिन यहाँ पे रहना है।
लेकिन जब हम लोग घर गए तो दिल्ली में जब रहना स्टार्ट किए तो 8-10 दिन के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। और हमने जब इनकी टीम को कोशिश की इनसे बात करने की तो इन्होंने बोला कि गुप्ता सर अमेरिका चले गए हैं और धीरे धीरे इनकी टीम जो है हमारे फोन उठाना बंद कर दी है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, मानवता के नाम पर इन्होंने हत्या की है, क्योंकि इसे हत्यारा ही बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी किसी की हत्या की। और आज हमारी मम्मी ऐसी स्थिति में है कि बस वो 1-2 दिन जीने वाली है, उनकी सांस बस चल रही है, जो इनकी देन है। हम आप लोगों से यही आग्रह करना चाहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जो आज हमारे साथ हुआ है वो किसी और लोगों के साथ न, किसी और लोगों के घर को ना उजाड़ सके। उनके खिलाफ हमने आवेदन दिए, ये आवेदन की कॉपी आप देख सकते हैं। मैंने एम्स चौकी में मैंने आवेदन दिया है, ये सारा चीज मैंने रिसीविंग भी ली है। और इनके खिलाफ जो मुझे ये बिल दिया गया है, जो रसीद दिया गया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये 2,98,000 रुपये मुझसे लिए हैं। और ये हमारे साथ साथ कितने माताएं, कितने बहनें, कितने दोस्त भाई के साथ इन्होंने ये कर चुका, फ्रॉड कर चुका है। तो हम यही चाहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और फिलहाल पीड़ित व्यक्ति ने उनकी मां का गलत तरीके से इलाज करने के आरोप में द नीरज कैंसर फाउंडेशन के डॉक्टर और डायरेक्टर डॉक्टर गुप्ता पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि क्या नोएडा के सुमंत राज को न्याय मिलेगा। ब्यूरो उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामपुर तिराहा के बाद से रुड़की पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राजा विजय सिंह गुर्जर, शहीद सेनापति कल्याण सिंह गुर्जर और 152 वीर सैनिकों के 200वें बलिदान दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कुंजा बहादुरपुर रुड़की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। विजय सिंह जी, कल्याण सिंह जी और उनके साथ वीर गति को प्राप्त हुए 152 हमारे वीर सैनिकों को, वीर योद्धाओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये भूमि जो आने वाले समय में, अभी डॉक्टर निशंक जी कह रहे थे कि अनेक काम यहां पर होने हैं, और अभी आपने कहा, आपसे पहले वाले वक्ताओं ने कहा, मैं 2021 में आया था, तभी से मैंने मन में संकल्प लिया था कि ऐसा स्थान जहां देश की आजादी के लिए 152 योद्धाओं ने एक साथ अपने प्राणों की बलि दी हो, अपने प्राण निछावर किए हो, ये स्थान हमारे लिए कोई सामान्य स्थान नहीं हो सकता। यह हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है भाइयों बहनों। यहां पर अनेक प्रकार से तीर्थ स्थल बनना चाहिए। ये ऐसा स्थल बनना चाहिए कि जिसको पूरे भारत के लोग यहां से प्रेरणा लें, हमारी नौजवान पीढ़ी यहां से प्रेरणा लें। एक कुंजा बहादुरपुर की इस वीर भूमि को आप जितनी बार नमन करिए, जितनी बार इसको प्रणाम करिए, उतना कम है, क्योंकि इस भूमि से देश की आजादी का जो बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, उस बड़े आंदोलन से पहले बहुत बड़ा आंदोलन इस भूमि ने प्रज्वलित करने का काम किया है। इस भूमि से वो ज्वाला प्रज्वलित हुई है। भाइयों बहनों, यह कुंजा बहादुरपुर भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीर भूमि है जिसने 1857 से पहले 2022 और 24 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐसा शंखनाद किया कि वो एक नींव पड़ गई, और वही मजबूत नींव भारत को आजाद करवाने का एक माध्यम बनी थी। और उससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से कांप उठी थी। 3 अक्टूबर 1824 का वो दिन भारत की स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाला ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन राजा विजय सिंह जी के नेतृत्व में, सेनापति कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में 152 वीर सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। उन वीरों के इस महान बलिदान ने जहां एक और स्वतंत्रता की जो मसाल है उसको प्रज्वलित करने का काम किया, और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। और यह बलिदान उस समय की सबसे बड़ी क्रांति थी। 1857 से 35 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता संग्राम का बीज बोने का काम इसी क्रांति ने किया था।
ये केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि राष्ट्र चेतना का एक अभ्युदय था, जिसने अंग्रेजी सत्ता को यह बता दिया कि भारत के सपूत अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लगातार आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, इस भूमि से ये संदेश संपूर्ण देश को देने का काम किया है। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिस स्वतंत्र भारत में हम सभी सांस ले रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता के लिए लाखों करोड़ों ऐसी हुतात्माओं ने अपना सर्वस्व त्याग पर लगाया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तभी जाकर हम सब आज स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। हमें गर्व है कि हम आजादी के ऐसे अमृतकाल में हैं जहां पर वीर सेनानियों की गाथाओं को हम याद कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज ऐसे स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने भी संघर्ष किया, बलिदान किया, लेकिन वो गुमनाम रह गए, उन सबको आगे लाने का काम आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने किया भाइयों बहनों, तो वो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में ऐसे लोगों को आगे लाने का काम हुआ है। ऐसे महान व्यक्तित्वों को आज देश दुनिया के अंदर। तो रुड़की से सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करते हैं अगले खबर का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्य कार्यक्रम गांधी चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर गोलीकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि भी यहां पर दी गई। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करके उनके द्वारा देश की आजादी और देश के विकास के लिए किए गए योगदान को याद किया गया। इस मौके पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के विकास में योगदान दिया और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए और देश के विकास में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। 2 अक्टूबर का दिन है। आज जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, वहीं देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती हम मना रहे हैं। वहीं आज मुजफ्फरनगर कांड भी हुआ था, कि शहीदों को भी हम नमन कर रहे हैं। और वास्तव में महापुरुषों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। हमें उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो सादगी, वो सरलता और जो इच्छा शक्ति। एक बार जब महात्मा गांधी जी को ट्रेन से काला होने के कारण, हिंदुस्तानी होने के कारण उतार दिया, तो उन्हें संकल्प लिया, इन गोरों को, अंग्रेजों को हम देश से बाहर करेंगे। उन्हें अहिंसक आंदोलन चलाया। स्वर्गीय शास्त्री जी, जिनका जीवन एक आदर्श है, जिन्होंने एक छोटी सी घटना में रेल मंत्री होते हुए इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर। जो इतनी गरीबी में जिए, जब पढ़ते थे उनके पास स्कूल में जाने के लिए साधन नहीं थी, वो तैर के जाते थे। एक बार अपने बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स डे पर गए, तो लाइन पर लगकर 1 घंटे के बाद अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लिया। क्या ऐसा उदाहरण आज मिलता है? तो आज अवसर पर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया।
वहीं नगर पालिका परिषद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उत्तराखंड जल संस्थान मसूरी वन प्रभाग, कांग्रेस भवन में ध्वजारोहण कर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भारत को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। पूर्व छावनी परिषद उपाध्यक्ष महेश चंद्र ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बिना भारत की सोच अधूरी है। मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने जहां अहिंसा के साथ देश को आजादी दिलाई, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर ऊर्जा सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम की मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी प्रेस वार्ता है। मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना की 2018-19 में की गई थी शुरुआत। योजना को लेकर 2018-19 की गाइडलाइन में कम लोगों ने रुचि दी थी। 20 से 25 किलोवाट की परियोजनाएं मंजूर की थी। 4 से 5 साल के बीच ऊर्जा विभाग ने केवल 3 मेगावाट ऊर्जा ही कर पाया है जनरेट। योजना रिव्यू होने के बाद से 2022 में गाइडलाइन में किया था बदलाव। 2022 में 900 किलोवाट परियोजनाओं के लिए किया गया था प्रावधान। इसके बाद योजना में तेजी से लोगों ने दिखाई थी रुचि। सौर ऊर्जा के अंतर्गत अभी तक 174 किलोवाट की योजनाएं निर्माणाधीन है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तरकाशी, टिहरी और चंपावत कर रहे हैं बेहतर प्रदर्शन। उत्तरकाशी और टिहरी जिले के कई गांव हुए हैं सोलर विलेज। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्टेट का बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, जो 2018-19 में लॉन्च की गई थी। तो उस समय की जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस में बहुत ज़्यादा लोगों ने रुचि नहीं लिया, और चूंकि वो 20 किलोवाट और 25 किलोवाट तक की ही परियोजनाएं अलो करते थे, और उसमें कई सारे बंदिशें थे, और उसकी वजह से टोटल 4 या 5 साल के जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है, उसमें केवल 3 मेगावाट का हम लोग जनरेशन करा पाए उस योजना से। उसके बाद उसकी रिव्यू हुई थी। रिव्यू होने के बाद हमने 2022 में उसकी गाइडलाइंस को चेंज किया था। हम 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं उसको लेके गए, और एमएसएमई के तहत उसको क्लासिफाई करके एमएसएमई सब्सिडी भी हमने अलो किया था। और उसके बाद इस योजना के प्रति बहुत तेजी से लोगों की रुचि बढ़ी, और आज उसकी बदौलत 174 मेगावाट का 174 मेगावाट की परियोजनाएं जो है ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कई परियोजनाएं मुझे तो मालूम पड़ा था कि टिहरी, उत्तरकाशी, देन तीसरा चंपावत, ये 3 जिले बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उत्तरकाशी और टिहरी में तो कई गांव जो है पूरा सोलर विलेज बन गया है, और ये हम लोग पूरे कंट्री के लिए एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज तो सोलर में पहले इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लोग ही करते थे, कि बड़े बड़ी परियोजनाएं बनती थी एक साथ जो है 100 मेगावाट 200 मेगावाट का। लेकिन अब छोटे छोटे लोगों ने भी उसमें एंटरप्रेन्योर बनना शुरू हो गया। ये तो ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आबकारी विभाग की टीम ने कृष्णा नगर कॉलोनी के एक घर पर छापेमारी करते हुए 11 पेटी शराब पकड़ी है। शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में आबकारी विभाग की टीम ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि कृष्णानगर कॉलोनी में एक घर के अंदर शराब की बिक्री होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम घर पर छापेमारी करने पहुंची। देखा तो घर के फर्श के नीचे गढ़ा करके शराब छुपाई गई थी। मौके से 11 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसे आबकारी विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में घर में रहने वाले राम आश्रय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग ने मामले में अपनी आगे की जांच भी शुरू कर दी है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पितृ अमावस्या पर हरिद्वार के हर की पौड़ी पर जनसैलाब उमड़ा है।
स्नान तर्पण करने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पितरों को विदाई दी है। गंगा के सभी घाट श्रद्धालुओं से भरे हैं खचाखच। ये दिन पितरों की तृप्ति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए होता है समर्पित। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए करते हैं श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान। हाईवे से लेकर गलियों और पूरे हरिद्वार में लगा है जाम। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।